नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपसे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ हम यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 247वीं क्लास होगी। अगर आपने इसकी प्रीवियस क्लासेस और इस सीरीज़ के ऊपर बनी हुई हमारी 6 मास्टर वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज़ की जो हमारी 7वीं मास्टर वीडियो है वो बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। साथ में एक और बात, कई सारे फ्रेंड्स के कमेंट थे कि कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, खासकर जो उत्तराखंड में पूछे गए हैं, उनकी एक डिटेल्ड मास्टर वीडियो यहाँ पर बनाने की। तो बहुत ही जल्द अगले 1 से 2 दिन में आपको कंप्यूटर की एमसीक्यूज़ की मास्टर वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उन्हें हम पूरा डिटेल के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जो उत्तराखंड में पूछे गए हैं, ऑलरेडी एक मास्टर वीडियो बना हुआ है जो हमने 2022-23 तक के जो पेपर हुए हैं आपके, उनके कवर किए। उसके बाद जितने आपके एग्जाम्स हुए, उनमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए, उनको हम अगली मास्टर वीडियो में कवर करेंगे, जो 1 से 2 दिन में चैनल पर आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित जो हमारे प्रदेश होते हैं, यानी हमारी जो यूनियन टेरिटरी हैं, इनसे अधिकतम वर्तमान में 20 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। लोकसभा की जो संरचना है वो आर्टिकल 81 में कही गई है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे? 550। होते कितने हैं वर्तमान में? 543। ठीक है, ये जो मैक्सिमम संख्या है 550 की, इसमें से 530 सदस्य राज्यों से होंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। अधिकतम केंद्र शासित प्रदेशों का पूछा है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, लोकसभा में सीटों का आरक्षण पूछ लेता है। वर्तमान में एससी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं? एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें लोकसभा में रिजर्व्ड हैं। और ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 330 में कही गई है। ठीक है, अगला, रायचूर दोआब निम्नलिखित में से किन किन साम्राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? जो रायचूर दोआब है, इसको लेकर के किन साम्राज्यों के बीच में, किन वंशों के बीच में संघर्ष होता था? यह होता था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखिए, जो ये आपका रायचूर दोआब है, दोआब यानी कि 2 नदियों के मध्य वाला इलाका, ये इलाके काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक है रायचूर दोआब। जो रायचूर दोआब है, ये आपके कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य में स्थित है। इसको ध्यान रखेंगे। इसी को लेकर के विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष होता रहता था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला, किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी? यूरोपियों की तुलना, खासकर अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से करी थी किसने? अलवर्दी खान ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अलवर्दी खान बंगाल का ये नवाब था। बंगाल का नवाब बनने से पहले ये बिहार का सूबेदार था। ठीक है, बिहार के सूबेदार ने उस समय जो बंगाल का नवाब था, उसका नाम था सरफराज। ठीक है, सरफराज को 1740 में एक युद्ध वहां पर हुआ, सरफराज और अलीवर्दी खान के बीच में। ये बंगाल का नवाब था, अलीवर्दी खान बिहार का सूबेदार था। ठीक है, इस युद्ध को कहा जाता है गिरिया का युद्ध। 1740 में हुआ। इस युद्ध में अलीवर्दी खान जीत जाता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। इसी अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों, खासकर यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करी थी। ठीक है, बाद में इसी अलीवर्दी खान के बाद जो यहाँ पे बंगाल का नवाब बना, वो था सिराजुद्दौला। ठीक है, अगला, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है?
देखिए पहले जब सुएज नहर नहीं थी तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत आना पड़ता था यूरोपियों को, ठीक है, यानी कि दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। जब सुएज नहर बन गई तो भारत और यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर की दूरी में कमी आ गई। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, यानी अब आपको पूरा अफ्रीका महाद्वीप पार करके नहीं आना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सुएज नहर के माध्यम से भारत आ जाएंगे। तो कितने किलोमीटर यहां पर बचे? 7000 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती है अगर आप सुएज नहर के माध्यम से भारत आते हैं। सुएज नहर को लेकर के 2-3 बातें पूछी जाती हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो सुएज नहर है यह किन 2 सागरों को जोड़ती है? ध्यान रखेंगे, यह सुएज नहर एक आपके भूमध्य सागर और एक आपका लाल सागर, इन दोनों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। दूसरा, सुएज नहर का निर्माण कब शुरू हुआ? देखिए शुरू कब हुआ ये पूछा है। शुरू हुआ था 1854 में, ठीक है। यह बनकर तैयार हुई 1869 में। आपसे ज्यादातर 69 पूछा जाता है, यह बनी 69 में, शुरू हुई थी 54 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया मिस्र के द्वारा। सुएज नहर की कुल लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? तो गोल्डन ट्रायंगल स्वर्ण त्रिभुज किन अनुच्छेदों को कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल 14, 19 और 21, इन आर्टिकल्स को, इन मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह अवधारणा दी गई कि ये 3 जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इन आर्टिकल्स को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते, तीनों को समग्र रूप से एक साथ तरीके से आपको देखना होगा ताकि व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को और ज्यादा सुरक्षित किया जा सके। जो आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समता, ठीक है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी देता है और 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक है। इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं क्योंकि इसमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता तीनों की गारंटी का उल्लेख है, इसीलिए इनको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है मौलिक अधिकारों में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित को कालक्रम अनुक्रम में व्यवस्थित करें। मुगल शासक दिए गए हैं, उत्तरकालीन मुगल शासक। शुरुआती जो मुगल शासक थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, उनका काल आप आसानी से लगा लेंगे। उत्तरकालीन जो मुगल शासक थे इनका कालक्रम लगाने में कई बार गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ पे 4 शासक दिए गए, चारों के चारों मुगल शासक हैं। इनके सही क्रम से पहले इनके वर्षों को लिख लेते हैं। जो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह रंगीला इसका पूरा नाम था, 1719 से लेकर 1748 तक इसने शासन किया था। इसी के काल में नादिर शाह ने भारत पर हमला भी किया था, ठीक है। जहांदर शाह की बात करें, 1712 से 1713 के बीच में इसने शासन किया, ठीक है। आलमगीर की बात करते हैं, आलमगीर होगा यहाँ पर पूरा, आलमगीर द्वितीय होगा ये, क्योंकि हमने पूरे उत्तरकालीन जो मुगल शासक हैं उनके नाम हैं। तो आलमगीर औरंगजेब को भी कहते हैं, ये आलमगीर द्वितीय होगा, ठीक है। आलमगीर द्वितीय ने 1754 से 1759 तक शासन किया। अंत में आता है अहमद शाह, इसने 1748 से 1754 तक शासन किया। तो इन सभी में सबसे पहले किसने शासन किया? जहांदर शाह, यानी कि बी आएगा। जहांदर शाह के बाद मोहम्मद शाह, यानी कि ए आ जाएगा। इसके बाद अहमद शाह ने शासन किया, यानी कि डी आ जाएगा, और फिर सी। बी ए डी सी आपका सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। अगला, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? इनमें से किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को बहुत ही कम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा? यह कहा था जिसके काल में कांग्रेस बनी, डफरिन। जब कांग्रेस का गठन किया गया 1885 में, उस दौरान डफरिन ही भारत का वाइसरॉय था। डफरिन का जो कार्यकाल है वो 1884 से 1888 तक है, ठीक है। अगला, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? देखिए सबसे ज्यादा पुराना जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। हमारे पास 4 प्रमुख वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, ठीक है। इन्हीं वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी इनसे संबंधित है जो पूछे जाते हैं। इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में, जिनमें वेदों को अच्छे से समझाया गया है, इन ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पुराना जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है।
ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में सबसे प्राचीन साधन क्या है इतिहास का भारत में? वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान आता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ये और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। गौपत ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद का है। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ हमारा सामवेद का है। ठीक है, जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है यह यजुर्वेद का है। ठीक है, यजुर्वेद का एक और है जिसे हम कहते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अगला, निम्न मंदिरों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। 4 प्रमुख मंदिर दिए गए हैं दक्षिण भारत के, किस कालखंड में ये बने उसके अनुसार आपने लगाना है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बना हुआ है। कई बार इन मंदिरों की डायरेक्ट तिथियां पूछी गई हैं, किस सदी में ये बने। यहां पर चारों को एक साथ पूछ लिया गया। चलिए पहले इनको यहां पे लगा लेते हैं। सबसे पहला दिया है बृहदीश्वर मंदिर। जो बृहदीश्वर मंदिर है तंजावुर में स्थित है। चोल शासक राजराज प्रथम ने इसे बनाया था। यह मंदिर लगभग 11वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, 11वीं शताब्दी ईस्वी में यह मंदिर बना। गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर की बात करते हैं। इस मंदिर का निर्माण जो राजराज प्रथम थे चोल वंश के, जिन्होंने बृहदीश्वर मंदिर बनाया, उन्हीं के बेटे राजेंद्र प्रथम ने इस मंदिर को बनाया। जाहिर सी बात है ये भी 1100 सदी में बना, यानी 11वीं सदी में बना, लेकिन बृहदेश्वर मंदिर के बाद बना। ठीक है, क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर बनाया था पिता ने, ये बनाया उनके पुत्र ने। पिता का नाम राजराज प्रथम, इनका नाम राजेंद्र प्रथम। महाबलीपुरम पर का तटिया मंदिर, यह मंदिर किस काल में बना, किस वंश से संबंधित है? शुरुआत के 2 तो चोल वंश से संबंधित हैं। जो महाबलीपुरम का तटिया मंदिर है यह पल्लव मंदिर है, यानी कि पल्लव राजवंश से संबंधित है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बनाया था। ठीक है, सप्त पैगोड़ा की बात करते हैं। इस मंदिर का निर्माण भी पल्लव वंश ने करवाया। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया और यह मंदिर 7वीं सदी में बना था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा मंदिर बना है? सप्त पैगोड़ा 7वीं सदी में। महाबलीपुरम का तटिया मंदिर 8वीं सदी में बना, यानी कि 3। गंगेकोंड चोलपुरम और बृहदेश्वर दोनों 11वीं सदी में, लेकिन बृहदेश्वर पहले बना। तो 4 3 1 2 इसका सही उत्तर होगा। 4 3 1 2 ऑप्शन डी। अगला, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है? सही आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जो कुंचिकल जलप्रपात है ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। वराही नदी के ऊपर बना हुआ है। किस नदी पर है ये भी पूछ लेता है, वराही नदी। इसकी ऊंचाई लगभग 450 मीटर के करीब है। एग्जैक्ट की बात करें 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट की बात करें तो लगभग 1500 फीट ऊंचाई ये जलप्रपात है। ठीक है, अगला, भारत में निम्नलिखित 5 वर्ष योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था? देखिए, समपोषणीय वृद्धि, इसको सरल भाषा में लिखा जाता है सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या होता है? ऐसा विकास जिससे हम प्रकृति को भी नुकसान ना करें और प्रकृति का 100% या मैक्सिमम यूज हम कर सकें, यानी अपनी ज़रूरतों को इस तरीके से पूरा किया जाए कि पर्यावरण का भी नुकसान ना हो, यानी पर्यावरण को बचाए रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, यह होता है सतत विकास। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो उद्देश्य था वो समपोषणीय वृद्धि यानी सतत विकास था? इसका था 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य में ये चली। इसका मुख्य उद्देश्य था कि तीव्र विकास, अधिक समावेशी विकास और सतत विकास यानी संपोषणीय विकास। ठीक है, अगला, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई थी? थोड़ा सा यहां पर मिसटाइप यहां पे हुआ है। कौन सी समिति गठित की गई थी बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए नगरीय यानी कि शहरी इलाकों में? सही आंसर होगा ऑप्शन डी हाशिम समिति। देखिए, हाशिम समिति का गठन सन 2012 में उस समय जो योजना आयोग था उनके द्वारा किया गया। हाशिम समिति का जो मुख्य उद्देश्य था शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनकी पहचान कैसे की जाए, उनकी पहचान करने के लिए एक अच्छा सिस्टम तैयार करने का इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है,
अगर हम बाकी समितियों की बात करते हैं, तेंदुलकर समिति 2005 में बनी। यह भी भारत में गरीबी आकलन करने के लिए बनी थी, ठीक है, लेकिन विशेष शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं थी। सक्सेना समिति की बात करें, ये ग्रामीण इलाकों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए बनी थी, ठीक है, ये 2009 में बनी, ये ग्रामीण इलाकों के लिए थी। लकड़वाला समिति की बात करते हैं तो इस समिति का गठन 1993 में किया गया था। इसने गरीबी रेखा का आकलन करने का सुझाव यहां पर दिया था, यानी गरीबी रेखा को कैसे मापा जाए उसकी पहचान करने के लिए बनी थी लकड़वाला समिति। तो गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए बनी थी तेंदुलकर और लकड़वाला समिति, और उनके नीचे जो लोग रह रहे हैं उनका पहचान करने के लिए ये दोनों समितियां बनी। सक्सेना समिति बनी 2009 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ये वाली बनी 2012 में नगरीय यानी शहरी क्षेत्रों के लिए। अगला, चोल कालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहाँ कार्यरत थे? तो चोल काल के शासन प्रशासन को भी हमने हमारी मध्यकाल वाली सीरीज में डिटेल में कवर किया था, एमसीक्यूज भी देखे थे और थ्योरी को भी देखा था। देखिए, चोल काल में जो सभा नामक संस्था है, यह ब्राह्मणों को दान में दिए गए जाने वाले गांव के रूप में काम करती, यानी उन गांवों में काम करती थी। देखिए, चोल काल में गांव स्तर पर बेसिकली 3 अलग अलग प्रकार की संस्थाएं होती थी। जो साधारण गांव हैं उनमें उर नामक संस्था होती थी, ये साधारण गांवों में होती थी। जो अग्रहार गांव होते थे या जो ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांव होते थे, जिनको अग्रहार या ब्रह्मदेव कहते थे, ऐसे गांवों में सभा नामक संस्था काम करती थी, ठीक है। और ऐसे क्षेत्र जहां पर व्यापारी लोग ज्यादा निवास करते थे, व्यापार ज्यादा वहां पे संबंधित था, उस क्षेत्र में नगरम नामक संस्था गठित होती थी। तो उर साधारण गांव में, सभा ब्राह्मणों को दिए जाने वाले गांव में, और नगरम आपके व्यापारिक गांव में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, आईएमएफ हम इसे शॉर्ट में कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, ठीक है। किस सम्मेलन में? तो ब्रेटन वुड सम्मेलन हम इसको कहते हैं। उस सम्मेलन में इसके गठन के बारे में बातें करी गई। इसने अपना जो कार्य करना शुरू किया वो 1947 से करना शुरू किया था, ठीक है, आईएमएफ ने। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, गलत है। यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान करता है, ये भी गलत है। यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, ये सही है। जो आईएमएफ के सदस्य हैं केवल उन्हीं को ये लोन प्रदान करता है, ना कि उनके केंद्रीय बैंकों को, ना कि केवल विकसित राष्ट्रों को, और ना केवल किसी भी देश को। यह उन देशों को डायरेक्ट लोन प्रदान करता है जो इसके सदस्य हैं, चाहे विकसित हो, चाहे अल्प विकसित हो, चाहे पिछड़ा हो, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, इसे स्थापना करना कब हुई थी? तो देखिए, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, अगर आप एसबीआई के इतिहास को यहां पर जानेंगे कि ये बना कैसे, आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा बैंक ऑफ बंगाल के बारे में। बैंक ऑफ बंगाल बना था 1806 में, ठीक है। इसके बाद बना बैंक ऑफ मुंबई या बैंक ऑफ बंबई हम जिसको कहते हैं 1840 में, और फिर बना बैंक ऑफ मद्रास, ये बना था 1843 में। 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजों की ब्रिटिश काल में, आपकी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। तीनों में एक एक बैंक यहां पर बनाए गए। इन्हीं तीनों बैंकों का आपस में विलय किया गया 1921 में, और एक बैंक बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा के क्षेत्र में जो क्रैकर्स हैं, किस प्रकार के हैकर्स को क्रैकर्स कहा गया है? ये कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स को, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में या कंप्यूटर सुरक्षा के क्षेत्र में जो हैकर्स होते हैं उनका इरादा क्या है, किस नियत से उन्होंने किसी की डिवाइस को हैक किया है, यानी उनकी नैतिकता के आधार पर 3 टाइप के हैकर होते हैं, 3 टाइप में उनको वर्गीकृत किया गया है।
पहला टाइप है ब्लैक हैट हैकर्स। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ये वे हैकर्स होते हैं जो किसी गलत भावना से किसी के कंप्यूटर को या किसी के नेटवर्क को हैक करते हैं, ठीक है, ताकि डेटा को चोरी किया जा सके, सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सके या अपना फायदा वहां से लिया जा सके। यानी जो प्रॉपर साइबर क्राइम करते हैं वे, उनको कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, और इन्हीं को क्रैकर्स भी कहा जाता है सिंपल भाषा में, नॉर्मल तौर पर, ठीक है। ऐसे हैकर्स जो किसी भी सिस्टम की कमजोरियों को पहचानने में, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है और वो देखना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या कमी है, तो वो कुछ अच्छे हैकर्स को हाई करेगी, उनको काम पे रखेगी ताकि वे उनके सिस्टम में जो कमियां हैं जिससे कोई दूसरा हैकर्स उनके सिस्टम को चोरी कर सके, वो उस कमी को पहचानेंगे, वो अच्छी नीयत की दृष्टि से उसको हैक करने का प्रयास करेंगे ताकि उन कमियों को सुधारा जा सके। उन हैकर्स को व्हाइट हैट हैकर्स कहा जाता है, ठीक है। यानी इनका उद्देश्य डेटा चोरी करना नहीं होता, इनका उद्देश्य सुरक्षा को और बढ़ाना होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं तीसरे ग्रे हैट हैकर्स। ये दोनों के बीच के होते हैं, यानी ये कभी कभी सुरक्षा की दृष्टि से भी काम करते हैं और कभी कभी डेटा चोरी का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये तीन वर्ग हैं। इनमें से क्रैकर्स नाम से किसे जानते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं यहां पर दी गई हैं, अरावली, सतपुड़ा, इसके अलावा अजंता और सह्याद्री। देखिए जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये आपके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली इन अलग अलग राज्यों में फैली हुई है, यानी ये तो गलत हो जाएगा। सतपुड़ा श्रेणी की बात करते हैं, ये आपके मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ यहां तक गई है। सह्याद्री की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट का ही दूसरा नाम है सह्याद्री। पश्चिमी घाट का विस्तार आप जानते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इन सभी राज्यों में है। केवल बची है अजंता। अजंता जो श्रेणी है, अजंता पर्वत श्रृंखला है, ये अकेले पूरे की पूरी महाराष्ट्र में पड़ती है, बाहर नहीं है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो वहां का जिला है जिसे अब संभाजी नगर कहते हैं, वहां पर स्थित है। बौद्ध मंदिरों के लिए, बौद्ध गुफाओं के लिए फेमस है अजंता, ठीक है। ये केवल एक राज्य में है, यही हमारा उत्तर है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? देखिए जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका कार्यकाल, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसका कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष की उम्र तक होता है, जिनमें से जो भी पहले हो जाए उसके बाद उसे अपना पद छोड़ना होता है, या तो 3 साल का कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु, ठीक है। क्वेश्चन बनता है जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं क्या इनको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है? जैसे 3 साल के बाद अगर कोई 70 का नहीं हुआ है तो क्या उसे दोबारा बना सकते हैं? इसका जवाब है आपका यस, दोबारा बनाया जा सकता है। एक और चीज, सेवानिवृत्ति के बाद ये जो अध्यक्ष होते हैं ये किसी भी राज्य में या केंद्र सरकार में किसी भी पद पर नहीं आ सकते, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के बारे में, दिल्ली सल्तनत के अलग अलग साम्राज्यों के बारे में हमने मध्यकालीन इतिहास की डिटेल्ड वीडियो में कवर किया था। दिल्ली सल्तनत के ऊपर हमारा एक मास्टर वीडियो भी बना हुआ है जिसमें हमने सभी जो 5 वंश आए थे दिल्ली सल्तनत में उनको डिटेल से जाना, उनके काल की इंपॉर्टेंट घटनाओं को जाना, उनके प्रशासन को जाना। इन्हीं 5 वंश, ये 5 वंश कौन कौन से थे? इसमें पहला राजवंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश और अंत में आता है लोदी वंश। अगर हम इनके टाइम को देखें किसने कितने साल शासन किया, गुलाम वंश लगभग 84 साल तक इसने शासन किया था, 1206 से 1290 के बीच में। खिलजी वंश ने लगभग 30 साल शासन किया, 1290 से 1320 तक। फिर आता है तुगलक वंश, इसने 94 साल तक यहाँ पे शासन किया, 1320 से 1414 तक। फिर आता है सैयद वंश, इसने लगभग 36 साल शासन किया। और फिर आता है लोदी वंश जिसने 76 साल तक शासन किया। सबसे कम किसका है? खिलजी वंश, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला ईथरनेट एक उदाहरण है। तो देखिए ईथरनेट जो है यह किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? ईथरनेट आपका लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसे थोड़ा सा सही करना, LAN इसका उत्तर है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क इसको कहा जाता है, ठीक है।
यानी छोटी जगहों पर नेटवर्क बनाने के लिए, जैसे जो एक घर के अंदर या कार्यालय में, स्कूल में, सीमित भौगोलिक क्षेत्र में जब हम कोई नेटवर्क तैयार करते हैं तो वो कहलाता है आपका लैन। किसका उदाहरण बनता है? वो लैन का बनता है। ठीक है, लैन के ही एक प्रमुख उदाहरण है ईथरनेट। इसी के माध्यम से, ईथरनेट के माध्यम से हम एक छोटे से क्षेत्र में नेटवर्क स्थापित करते हैं। ठीक है, केबल के माध्यम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जोड़ा जाता है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हमें एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करना है, वहां का जो नेटवर्क होता है वो मैन का उदाहरण होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे एक पूरे शहर का नेटवर्क। और ऐसा नेटवर्क जो कई सारे शहरों को, कई सारे देशों को आपस में जोड़ता हो, यहां तक कि महाद्वीपों को आपस में जोड़ता हो, वो उदाहरण होता है वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क। जो इंटरनेट है वो वैन का सबसे प्रमुख और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ईथरनेट जो है वो लैन का एग्जाम्पल है और इंटरनेट जो है वो वैन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। इन सवालों को हमने पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास किया। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट को समझने का प्रयास किया, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।